सुबह का वक्त था। सोनम मिट्टी का घड़ा लेकर गांव के शांत तालाब के किनारे पानी भर रही थी और एक नकाबपोश व्यक्ति लगातार उसे छुपकर देख रहा होता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है? पिछले कुछ दिनों में ये रोज हो रहा है, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उसके सामने जाऊं और उसका चेहरा देखूं। सोनम डरते डरते हिम्मत जुटाकर अचानक पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ तो कोई नहीं है, पर मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। फिर सोनम जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है। क्या हो गया बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह इतनी परेशान और डरी हुई क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ, मैं हर रोज जब भी तालाब पर पानी लेने जाती हूँ या जंगल में सूखी लकड़ियाँ चुनने जाती हूँ, कोई अनजान व्यक्ति झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर मुझे देखता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो वापस आ गया? कौन माँ, किसकी बात कर रही हो? वही जिसके नाम से पूरे गांव में खौफ है, जिससे सब डरते हैं। कहीं वो वापस आकर मेरे हंसते खेलते परिवार को फिर से बर्बाद न कर दे। माधवपुर गांव में रघुवीर नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी पत्नी कुसुम और जवान बेटी सोनम के साथ रहता था। एक दिन वो घने जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा होता है। हे भगवान, आज तो बहुत ही असहनीय गर्मी है। ये धूप दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज तो इतनी सी सूखी लकड़ियां काटने में ही मेरी हड्डियों की हालत खराब हो गई। परेशान और थका हुआ रघुवीर जैसे ही घर के आंगन में आकर बैठता है। जी, आप इतनी कड़कड़ाती धूप में जंगल क्यों चले जाते हैं? अगर जाना ही है तो सुबह जल्दी चले जाया कीजिए या फिर शाम को धूप ढलने के बाद जाया करिए। अरे भाग्यवान, अगर मैं इस गर्मी के डर से लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा तो हमारा ये घर कैसे चलेगा? पेट की आग बुझानी है तो ये कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पिताजी, अब आप बहुत थक गए होंगे, आप आराम करिए। मैं ये सारी लकड़ियाँ बेच आती हूँ। तुम्हारी अब शादी की उम्र हो चुकी है। मैं कैसा बदनसीब पिता हूँ कि तुम्हारी शादी की चिंता करने के बजाय तुमसे इस कड़कड़ाती धूप में काम करवाता हूँ। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा भी हूँ। आपकी और माँ की सारी जिम्मेदारियाँ अब से मैं उठाऊंगी। सोनम लकड़ियों का भारी गठरा अपने सर पर रखती है और निकल पड़ती है। देखिए तो, हमारी बेटी बिल्कुल बेटे की ही तरह हर सुख दुख में खड़ी रहती है और हमारा हाथ बटाती है, और एक तरफ हमारे वो बेटे बहू हैं जो ठीक सामने रहकर भी कभी हमारे घर झांकने तक नहीं आते कि उनके बूढ़े माँ बाप ने आज कुछ खाया भी है या वो भूखे ही सो गए। रहने दे भाग्यवान, अब क्या कर सकते हैं। दुनिया का दस्तूर ही यही है। जब बहू किसी की सगी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। हमने तो सुजाता को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा था, पर वो हमें अपना नहीं समझती, तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तभी सुजाता आ जाती है। क्या बात है, आप दोनों जब देखो तब हर समय बैठकर मेरी ही चुगली करते रहते हैं क्या? अरे, मेरा पति दिन रात पसीना बहाकर कमाता है, तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं आप दोनों और आपकी उस जवान बेटी का बोझ उम्र भर उठाती फिरूं? सुजाता बहू, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? इन्होंने तो बस वैसे ही कह दिया था, तुम इनकी बात का इतना बुरा मत मानो। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद इस घर में हमारा जिक्र एक बार भी ना आए। मैं अपने पति की कमाई खाती हूँ और मेरा पति जो भी कमाता है वो मेरे और मेरे बाल बच्चों के भविष्य के लिए है, ना कि आप लोगों को पालने के लिए। सुजाता गुस्से में पैर पटकती हुई वापस अपने घर चली जाती है। रघुवीर की आंखों से बेबसी के आंसू छलक आते हैं। आप भी बिना सोचे समझे उसके बारे में कुछ भी क्यों बोलने लगते हैं?
छोड़िए ये सब बातें, चलिए अंदर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। कुसुम रघुवीर को सहारा देकर घर के अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम उस चिलचिलाती और कड़ी धूप में भारी लकड़ियां सिर पर लिए बाजार की तरफ जा रही होती है। ये गर्मी तो इतनी है कि रास्ते पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं पिताजी रोज इतनी भयानक धूप में कैसे जंगल जाकर ये लकड़ियां काटते होंगे। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, जल्दी से जल्दी इन लकड़ियों को बेचना ही होगा। फिर सोनम घर घर जाकर आवाज लगाती है और जैसे जैसे सारी लकड़ियां बेच देती है, तभी कुछ लोग उसे देखते ही ताने देने लगते हैं। अरे देखो भाई, इस रघुवीर लकड़हारे को जवान बेटा और बहू तो इससे अलग हो गए, और अब देखो बेटी का ब्याह करने की उम्र में उससे बाहर सड़क पर मजदूरी करवा रहा है। सही कह रहे हो भाई, हमारी बेटियां तो लाज के मारे घर से बाहर पैर तक नहीं रखती, और इस बेचारी सोनम का हाल देखो। इतनी भयानक गर्मी में इसके माँ बाप ने इसका क्या हाल बना दिया है, जरा भी रहम नहीं है। आप लोगों को जो कहना है कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पिताजी की मदद करना कभी बंद नहीं करूंगी। सोनम उन तानों को अनसुना कर तेज कदमों से अपने घर पहुंचती है। ये क्या माँ, शाम ढलने को आई और आपने अभी तक रात का खाना क्यों नहीं बनाया? पिताजी भूखे होंगे। क्या बताऊं बेटी, मैं अभी रसोई में आटा देखने गई थी, पर डिब्बे में आटा पूरी तरह खत्म है और साथ में दाल भी नहीं है। माँ, आज बाजार में जितनी भी लकड़ियाँ बिकी, उन सब खरीदारों ने उधारी कर ली। किसी ने बोला कल पैसे देगा, तो किसी ने बोला परसों देगा। आज बस ये 2-4 सिक्के ही हाथ आए हैं। यही तो सबसे खराब आदत है हमारे इस गांव की। इन खाते पीते लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग इतनी कड़कड़ाती गर्मी में कितनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमें हमारी मेहनत के पैसे ढंग से और वक्त पर नहीं देते। जी, आप गुस्सा मत करिए, आपको अपनी दवाई भी खानी है। खाली पेट दवा कैसे लेंगे? एक काम करती हूँ, सुजाता के घर जाती हूँ और आपके लिए वहाँ से कुछ खाने को मांग लाती हूँ, ताकि आप खाकर दवाई खा सके। नहीं भाग्यवान, तुम उसकी चौखट पर पैर भी नहीं रखोगी। मुझे उनके यहाँ का कुछ नहीं खाना है। मैं भले ही आज रात खाली पेट सो जाऊंगा। रघुवीर गुस्से में सिर्फ 2 घूंट पानी पीता है और सोने चला जाता है। हे ईश्वर, मैं कैसी बदनसीब बेटी हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपने बूढ़े और बीमार पिता को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। फिर अगली सुबह सूरज उगते ही रघुवीर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और दोबारा जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज मैं कल से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कल से 2 गुनी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। रघुवीर जा ही रहा होता है कि तभी सुजाता आ जाती है। अब निकल जाइए इस घर से, ये घर अब मेरा हो गया है, क्योंकि मैं अब ज्यादा दिनों तक उस छोटे घर में नहीं रहने वाली हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, ये घर तो हमारा है। हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, और बाहर की ये भयानक गर्मी देख रही हो ना। नहीं बहू, ऐसा मत करो। हाँ माँ, सुजाता बिल्कुल ठीक कह रही है। यह घर मैंने अपनी कमाई से बनाया था, और मेरी बहुत सारी कमाई तो पिताजी के इलाज और इस घर में चली ही गई। तो ये घर मेरा है। और वैसे भी आप यहाँ सोनम का ब्याह करना चाहती हो, तो कहीं ये घर तुम उसे दहेज में ही ना दे दो। निकलो मेरे घर से। ऐसा मत कर बेटा, कम से कम अपनी बहन का विवाह तो हो जाने दे। उसके बाद हम लोग खुद ही ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब निकल जाइए यहाँ से। फिर सुजाता और वीर मिलकर रघुवीर, कुसुम और सुमन तीनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। भैया, ऐसा मत करो। अगर आपको मुझसे नफरत है तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ।
पर पिताजी और माँ को घर से मत निकालिए। बस बहुत हो गया, बहुत आई दानी बनने वाली। अरे तू ही तो है जो मेरे इस घर को और अच्छे से लूट कर जाएगी। जा यहाँ से। सुजाता और वीर घर के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी का ब्याह सिर पर है और अब तो हमारे पास सिर पर छत नहीं रही। जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इस लाचारी में क्या करेंगे। जब अपने ही बेटे बहू इतने पत्थर दिल निकल जाएं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, हम रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। फिर रघुवीर कुसुम और सोनम को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और सड़कों के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर तीनों उसी में रहने लगते हैं। पिताजी, इस झोपड़ी में तो बहुत भयंकर गर्मी लग रही है और ये गर्म हवाएं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग का गोला लेकर हमारे ऊपर डाल रहा हो। चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं पास के ही जंगल से कुछ हरी पत्तियां और पेड़ों की डालियां लाकर इस झोपड़ी के ऊपर डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हें थोड़ी ठंडक महसूस होगी। ठीक है जी, पर बाहर लू चल रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रघुवीर वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन कुसुम की हालत बहुत गंभीर हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कुसुम, कुसुम, तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो कुसुम, आंखें खोलो अपनी। लगता है पिताजी, भीषण गर्मी की वजह से और माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी, इस वजह से शायद बेहोश हो गई। मैं अभी पानी लाती हूँ। सोनम जल्दी से मिट्टी के घड़े से पानी लाकर कुसुम के चेहरे पर डालती है। तभी कुसुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप चिंता मत करिए। हमारे जीवन में पहले ही इतनी तकलीफें हैं और तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा मन बहुत घबरा जाता है, बहुत। पिताजी, हम लोग जरूर इस गर्मी से बचने का कोई न कोई इंतजाम कर लेंगे। तीनों बेबसी में एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रघुवीर कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में गांव का मुखिया मिलता है। अरे ओ रघुवीर, मैं तुम्हारे ही घर की तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हाँ मुखिया जी, कहिए, इस तरफ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे रघुवीर, तुम्हारी बेटी सोनम के ब्याह के लिए कोई रिश्ता तो आ नहीं रहा है, इसीलिए मैंने खुद उसकी भलाई के लिए एक बहुत बड़े व्यापारी का रिश्ता देखा है। लड़का साहूकार का बेटा है, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो लोग कुछ दिन तुम्हारे घर आकर रहेंगे। तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारी बेटी के तौर तरीके देखकर ही रिश्ता तय करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मुखिया जी। मैं भी अपनी बेटी के ब्याह के लिए एक अच्छे परिवार की तलाश में था। ठीक है, मुझे ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। देख लो रघुवीर, मैं तो कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो। बड़ी मुश्किल के बाद वो लोग तुम्हारे घर आने को तैयार हुए हैं। उनके मान स्वागत में कोई कमी नहीं होनी। उनके मान स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या तुम उनकी इज्जत संभाल पाओगे? मुखिया जी, ये परेशानी वाली बात तो है, पर बेटी का ब्याह तो करना ही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इन मेहमानों के मान स्वागत में कोई कमी ना रहे। तो हम 2-3 दिन बाद उसे लेकर आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। मुखिया वहाँ से चला जाता है। पास ही खड़ा एक गांव वाला ये सारी बातें सुन रहा होता है। अरे ओ रघुवीर, मैंने तुम्हारी और मुखिया की सारी बातें सुन ली हैं। अरे
तू भला खुद एक वक्त का खाना ढंग से नहीं जुटा पाता है, तो तू लड़के वालों के पूरे परिवार का ध्यान कैसे रखेगा? हाँ? भाई साहब, हिम्मत करने से दुनिया का हर एक कार्य सफल हो जाता है। ये तो मेरी मासूम बेटी की खुशियों का सवाल है। मैं ये कार्य जरूर करूंगा। फिर रघुवीर जैसे ही घर आता है, क्या हो गया जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती, आज बहुत बड़ी खुशी की बात हुई है। हमारी बेटी सोनम के ब्याह के लिए एक बहुत ही बड़े परिवार से रिश्ता आया है, वो भी शहर के बड़े साहूकार के बेटे का। अब मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनके मान स्वागत के लिए वो लोग हमारे पास आकर कुछ दिन रहेंगे, हमारी बेटी को देखने। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और साथ में हमारे इस हाल को देखकर गम की भी। लेकिन कोई बात नहीं, बेटी के ब्याह के लिए हम लोग जैसे तैसे इसका पूरा बंदोबस्त कर लेंगे। आप एक काम करिए, जाकर हमारे बेटे वीर से पूछिए, शायद वो हमें कुछ दिनों तक उस घर में रहने की इजाजत दे दे, क्योंकि इस टूटी फूटी झोपड़ी में तो हम उन बड़े मेहमानों को नहीं बुला सकते ना। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज और अभी वीर के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। रघुवीर तुरंत उस झोपड़ी से निकलता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ क्यों आए हो पिताजी? बेटा वीर, मैं यहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूँ। तेरी बहन सोनम के लिए एक बहुत बड़ा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत बड़े साहूकार हैं। वो 2-3 दिन हमारे घर आकर रहना चाहते हैं। बेटा, उस टूटी झोपड़ी में मैं उन मेहमानों को नहीं बुला सकता। बस कुछ दिनों के लिए हमें इस पुराने घर में रहने दो। पिताजी, आप सुजाता से पूछ लो, अगर मैं उसके खिलाफ गया तो वो मुझे छोड़कर अपने मैके चली जाएगी। मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। तभी सुजाता आ जाती है। बहू सुजाता, कुछ दिनों की तो बात है, अपनी ननद का घर बस जाने दो। हमारे बस की बात नहीं है। हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो जब मर्जी मुंह उठाकर चले आओगे? साफ मना है, हम अपने घर में किसी को पैर नहीं रखने देंगे। दोनों चले जाते हैं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। उन दोनों ने घर नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी के ब्याह के लिए किराए पर घर लूंगा। हाँ। फिर रघुवीर गांव के लखन नाम के व्यक्ति के घर पहुंचता है और उसका दरवाजा पीटने लगता है। तभी लखन बाहर आता है। कहो रघुवीर, इतनी सुबह मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या बात है? लखन भाई, मुझे कुछ दिनों के लिए एक घर किराए पर चाहिए। आपके पास जो खाली पड़ा है, क्या वो मुझे मिल सकता है? अरे रघुवीर, मेरा तो गांव के बाहर वाला एक घर खाली पड़ा है, लेकिन तुम तो खुद ही एक वक्त के खाने के लिए तरसते हो। फिर भला तुम मेरा किराया कहाँ से दे पाओगे? नहीं लखन भाई, मैं मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आप मेरी बेटी के ब्याह के लिए मुझे वो घर दे दो। ठीक है, मैं वो घर तुम्हें किराए पर दे देता हूँ रघुवीर, लेकिन याद रखना, अगर तुमने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो मैं वो पैसे तुम्हारे परिवार से जबरदस्ती वसूलूंगा। ठीक है लखन भाई, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। रघुवीर घर वापस आता है। क्या हुआ जी, क्या वीर और बहू ने हमें घर में रहने की इजाजत दे दी? उन दोनों ने तो घर देने से साफ मना कर दिया।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने लखन भाई का बाहर वाला घर किराए पर ले लिया है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, फिर आप किराए का बोझ क्यों उठा रहे हैं? ये सब मत करिए, मैं जीवन भर कुंवारी रहकर आपके साथ झोपड़ी में रह लूंगी। ऐसा मत कहे बेटी, हम माँ बाप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमारा जाना तो तय है, पर उससे पहले तेरा घर बसाना सबसे जरूरी है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और रघुवीर का परिवार लखन के किराए वाले घर में रहने चला जाता है। तभी मुखिया जी गर्मी में मेहमानों को लेकर रघुवीर के घर पहुंच जाते हैं। अरे रघुवीर, ये देखो, ये लड़का अरविंद है और ये इनकी माँ सुमति हैं। किशोर इनके पिता हैं और ये नेहा इनकी बहन हैं। ये चारों शहर से आए हैं। अब कुछ दिन इनकी अच्छे से देखभाल करनी है। क्यों नहीं मुखिया जी, हम तो अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। हमने आपके रहने का सारा इंतजाम अच्छे से किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो समधी होने वाले हैं, तो अब ये खातिरदारी तो चलती ही रहेगी। ठीक है रघुवीर, तुम मेहमानों का ध्यान रखो। मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। साहूकार किशोर का पूरा परिवार घर के अंदर आता है। अंदर जाते ही नेहा चारों तरफ दीवारें देखने लगती है। माँ, ये घर कितना छोटा और अजीब है, और ये देखो तो इस घर की दीवारों पर ढंग से रंग भी नहीं हुआ है। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। तभी इतने में कुसुम एक थाली खाने पीने का सामान लेकर आती है। ये लीजिए, आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। माँ, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। यहाँ इस घर में तो ढंग का पंखा भी नहीं है। मैं ऐसी तपती गर्मी में कैसे रहूंगा? चिंता मत करो बेटा अरविंद, मैं अभी तुम्हारे लिए हवा का इंतजाम करता हूँ। तुम बैठो। फिर रघुवीर तुरंत घर से निकल पड़ता है और दौड़ते हुए लखन के पास पहुंच जाता है। अब क्या हो गया रघुवीर, यहाँ क्यों आए हो? लखन भाई, मेरे घर पर शहर से मेहमान आए हैं। उन सबको बहुत गर्मी लग रही है। कृपा करके मुझे कूलर दे दीजिए। अरे, तुमने अभी तक मुझे घर का किराया भी नहीं दिया है, और ऊपर से तुम मुझसे कूलर लेने आए हो। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा लखन भाई, आप भरोसा रखिए। फिर लखन अंदर से कूलर लेकर आता है। ये लो, पर याद रखना, इसका 200 रुपए अलग से किराया लूंगा। ठीक है लखन भाई, मैं दे दूंगा। रघुवीर कूलर लाकर अरविंद के कमरे में लगा देता है। लड़के वाले आराम से खाते पीते और सोते हैं। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। रघुवीर ने जो उधार पैसे और राशन जुटाया था, वो सब खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। कुसुम रसोई में खाली डिब्बे देखकर परेशान हो जाती है और रघुवीर को कोने में बुलाती है। देखिए जी, हम 2 दिनों से इन सब की खातिरदारी कर रहे हैं। हमारे घर का सारा राशन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, और वो जो आपने बाजार से मिठाइयाँ मंगाई थी, वो मिठाई भी खत्म हो गई है। आज सुबह का नाश्ता तो जैसे तैसे दे दूंगी, पर उसके बाद मेहमानों के लिए घर में कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि फल भी नहीं है जो हम उन लोगों को दे सके। अब हम क्या करेंगे? देखो भाग्यवान, हमें कैसे भी करके कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। तुम रुको, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, मैं उनसे अभी सारा सामान लेकर आता हूँ। फिर रघुवीर बाजार जाता है और कुछ ही देर में मेहमानों के लिए सारा सामान और बाकी जरूरत की चीजें लेकर घर लौट आता है। पिताजी, आप मेरी वजह से इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अब तो हमारे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए। घर में अब 1 रुपया भी नहीं बचा। देखो बेटी, जैसे तैसे 2 दिन तो निकल ही गए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद
1-2 दिन में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जी, पर इन लोगों की फरमाइशें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास जो भी आ रहा है सब खत्म हो रहा है। हम क्या करें? एक काम करना कुसुम, आज से तुम हमारे लिए खाना बिल्कुल मत बनाना, सिर्फ उन मेहमानों के लिए ही भोजन बनाना, ताकि ये जो मैं राशन लेकर आया हूँ वो कम से कम 2 दिन और चल सके। और हाँ, ध्यान रहे कि उन लोगों को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे ही जैसे तैसे एक दिन और बीत जाता है, पर किशोर के परिवार की फरमाइशें लगातार बढ़ती जाती हैं। अगले दिन जब किशोर अपने परिवार के साथ कमरे में बैठा था, तभी लखन घर के दरवाजे पर आ जाता है। अरे, ये कौन सा इंसान है जो इस घर में बिना बुलाए अंदर चला आ रहा है? अरे समधी जी, जरा देखिए तो, ये कौन आया है? रघुवीर रसोई से दौड़ते हुए बाहर आता है और लखन को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत लखन का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है। अरे रघुवीर, वो इंसान कौन है जो मुझे, इस मकान के मालिक को, इस तरह की बातें बोल रहा था? लखन भाई, मुझे माफ कर दीजिए, वो हमारे मेहमान हैं, उनसे अनजाने में गलती हो गई। चल, ये सब बातें छोड़ और मेरे मकान के पैसे निकाल। अब 1 सप्ताह से ऊपर का समय होने को आया है और तुमने अभी तक मुझे 1 रुपया तक किराया नहीं दिया है। लखन भाई, मेरे घर पर बेटी के ब्याह वाले बैठे हैं, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अब 1 दिन की भी मोहलत नहीं देने वाला। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। लखन भाई, मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए लखन भाई। ठीक है, तुम्हारी इस लाचारी को देखकर मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिनों का वक्त और दे रहा हूँ। 2 दिनों के बाद मुझे मेरे पैसे एक साथ चाहिए, वरना मैं तुम्हें परिवार समेत बाहर फेंक दूंगा। लखन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, लगता है मुझे मेरे पुराने दोस्त शंकर के पास जाकर ही मदद मांगनी होगी। रघुवीर शंकर के घर पहुँचता है। कहो रघुवीर, सुबह सुबह क्या हो गया जो मेरा दरवाजा पीट रहे हो? शंकर भाई, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी लकड़ी बेचकर तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही चुका दूंगा। नहीं रघुवीर, मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं देने वाला। पिछले साल भी मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, तुमने वो पैसे अभी तक मुझे वापस नहीं चुकाए। अपने बेटे की शादी के लिए थे ना? शंकर भाई, इस समय मेरी बेटी सोनम का ब्याह दांव पर लगा है, इस आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मैं पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे। फिर शंकर अंदर से थोड़े से पैसे लाकर रघुवीर के हाथ में रख देता है। ये लो, पर याद रखना, मैं इसके बाद तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रघुवीर गांव में कई और जगह जाकर पैसे मांगता है, उसे कोई भी पैसे नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, जितने भी पैसे शंकर भाई ने दिए हैं, इतने ही पैसे ले जाकर मैं लखन भाई को दे दूंगा, तो कम से कम वो थोड़े दिन तो शांत रहेंगे। फिर रघुवीर घर की तरफ आ रहा होता है, तभी कुसुम हांफते हुए वहाँ आ जाती है। जी, आप कहाँ रह गए थे? अंदर मेहमान खाने के लिए ठंडी ठंडी दही मांग रहे हैं। हमारे घर में तो ना दूध है और ना ही दही।
अब मैं उन लोगों को इस गर्मी में दही कहाँ से खिलाऊं? ये लो भाग्यवान, ये पैसे रखो और बाजार से तुरंत दही लाकर उन लोगों को खिला दो। उनके स्वागत में कमी मत होने देना। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। कुसुम पैसे लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। हे ईश्वर, अब तो लखन के घर के किराए के लिए लाए हुए ये पैसे भी चले गए। अब मैं क्या करूं? वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते ही देखो रघुवीर भाई, हमें आपकी बेटी सोनम बहुत पसंद आई है, पर अब साफ साफ ये बताइए कि आप अपनी बेटी को ब्याह में क्या क्या दहेज देंगे? हाँ, मुझे तो इस ब्याह में दहेज के रूप में पूरे 2 तोले सोना चाहिए और साथ ही 1 बीघा जमीन। घर के अंदर सोनम ये सारी बातें सुन रही होती है। हे भगवान, मैं पिछले कई दिनों से इस अरविंद के भोलेपन को देखकर इनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये भी तो अपनी इस लालची परिवार की तरह ही लालची निकले। इन्हें मेरे पिताजी की बेबसी दिखाई नहीं दे रही। सोनम खिड़की के पास आती है और अरविंद को बाहर आने का इशारा करती है। अरविंद सबको बैठा छोड़कर चुपके से बाहर सोनम के पास आता है। अरविंद जी, आप ऐसा मत करिए। मेरे बूढ़े पिताजी के पास आपको देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं। मैं पत्नी बनकर आपकी सारी बातें मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस भगवान के लिए मेरे पिताजी से ये भारी दहेज मत मांगिए। बस बहुत हो गया सोनम, मैं इस ब्याह में दहेज तो लेकर ही रहूंगा। अरविंद बाहर आ जाता है। तो कितना तक दे सकते हैं आप? मैंने बहुत सोचा साहूकार जी, मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तभी गुस्से में तमतमाता हुआ लखन वहाँ आ धमकता है। वो जबरदस्ती रघुवीर का हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया रघुवीर, अब जल्दी से मेरे मकान का पूरा पैसा निकाल। अगर तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी ये घर किराए पर लेने की, तो तूने मुझसे ये घर लिया ही क्यों? चल पैसे निकाल अभी के अभी। क्या ये घर किराए पर था? यानी तुम लोग इतने दिनों से हमें किराए के घर में रखकर धोखा दे रहे थे? अरे मुझे तो घिन आ रही है। ऐसे घर में मुझे अपने बेटे अरविंद का रिश्ता बिल्कुल नहीं करना, जिसके पास खुद का रहने का एक घर तक ना हो। सच में माँ, ये लोग तो महागरीब निकले। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। साहूकार जी, मेरी बेटी सोनम बहुत अच्छी है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। वो आपके बेटे अरविंद को बहुत पसंद करती है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अपनी ये बकवास बंद कर रघुवीर। पहले मुझे ये बता कि तू मेरा किराया कब दे रहा है? लखन भाई, ईश्वर के लिए आज हमारे घर की इज्जत का तमाशा मत बनाओ। हम तुम्हारी पाई पाई चुका देंगे। सुमति, चलो यहाँ से। हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना है और इस लड़की सोनम से अब कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं। सच में रघुवीर, जब तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं थी तो इतने बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने का सपना क्यों देखा? सच में रघुवीर, आज तुमने पूरे समाज के सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये गलती मत करना। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस धोखेबाज रघुवीर की बेटी सोनम से इस गांव में विवाह अब कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं खुद विवाह नहीं करना चाहती। मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। बस भगवान के लिए मेरे बूढ़े माता पिता को इस तरह जलील करना बंद करिए। बंद करिए अपना ये तमाशा।
देखो तो माँ पिताजी, इसकी जुबान तो देखो, कितनी कैंची की तरह चल रही है। अच्छा हुआ कि हमने इस लड़की से रिश्ता नहीं किया, वरना हमारे घर को भी उजाड़ देती। तभी अचानक उस भीड़ को चीरते हुए एक नकाबपोश व्यक्ति तेजी से बाहर आता है। वो सीधे सोनम के पास पहुंचता है, अपने चेहरे का नकाब हटाता है और सामने सोनम का हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। मैं इस लड़की सोनम से इसी वक्त विवाह करना चाहता हूँ। जैसे ही मुखिया उस व्यक्ति का चेहरा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। राजकुमार आदित्य, आप यहाँ इस भेष में? राजकुमार आप यहाँ, और आप मेरी इस गरीब बेटी से विवाह कैसे कर सकते हैं? हम तो इस योग्य भी नहीं हैं। रघुवीर जी, मैं आपकी बेटी सोनम से बहुत दिनों से गुप्त रूप से सच्चा प्रेम करता हूँ। तालाब के किनारे और जंगलों में जो कोई भी इसे छुप छुप कर देखा करता था, वो नकाबपोश मैं ही था। इसकी भोली भाली सूरत, इसका बेदाग चरित्र और अपनी परिस्थितियों से इसका ये मेहनती संघर्ष मुझे बहुत पसंद आया था। हे ईश्वर, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ राजकुमार, जो मेरी इस दुखियारी बेटी का भाग्य जाग गया और वो सीधे एक राज्य की रानी बनने जा रही है। हमारे सारे दुख दूर हो गए। राजकुमार, मैं एक साधारण और अत्यंत गरीब लड़की हूँ। मैं आपके ऊंचे मान और काबिलियत के बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। योग्यता महलों से नहीं, मन की पवित्रता से तय होती है सोनम। और इस पूरी दुनिया में तुमसे योग्य मेरे लिए कोई नहीं है। हे भगवान, ये मैंने अपने हाथों से क्या अनर्थ कर दिया। लालच के मारे हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश मैंने दहेज ना मांगा होता। ये क्या कर दिया मैंने? उस लड़की को ठुकरा दिया जो मुझसे निश्चल प्रेम करती थी। ऐसी सच्ची जीवन संगिनी तो मुझे अब इस जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी वहाँ भीड़ के पीछे खड़े रघुवीर के बेटे वीर और बहू सुजाता भी ये चमत्कारी दृश्य देख रहे होते हैं। वो तुरंत भागती हुई आती है। अरे राजकुमार जी, मैं सोनम की सगी भाभी हूँ और ये वीर इसका सगा भाई है। हमारी ननद सोनम सच में बहुत ही सुशील और अच्छी है। हम तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं इसे। बस करो, अपनी ये झूठी जुबान बंद रखो। मुझे तुम दोनों की एक एक करतूत और बात अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में इन पूजनीय माता पिता और अपनी इस मासूम नंद के साथ क्या नीचता की थी। दूर रहो हमसे और अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हम सबसे गलती हो गई। तुम्हारी इस झूठी माफी मांगने से इन मासूम लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो जाती। चले जाओ यहाँ से। तुम सब दहेज के लोभी हो। तुम्हें दहेज चाहिए ना? अब तुम लोगों को वो सजा मिलेगी जो तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमार, मैं आज बहुत खुश हूँ। आप हमारे लिए देवता बनकर आए हैं। नहीं, मैं एक इंसान हूँ और तुम लोग? इतना तो शर्म करो। एक माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं। क्या वो काफी नहीं है? सैनिकों, ले जाओ इस पूरे लालची परिवार को और इन्हें कारागार में डालकर दहेज के सारे नियम कायदे अच्छे से समझा देना। फिर सैनिक उन सभी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। पिताजी, माताजी, आप दोनों ने अपनी संतान के लिए बहुत दुख झेले हैं। अब आपके आंसू बहने का समय समाप्त हुआ। मैं इस पूरे समाज और गांव के सामने गवाह बनकर सोनम को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ।
और इसे सम्मान सहित अपने महल की रानी बनाऊंगा। और आप दोनों को रहने के लिए मैं राज्य की सबसे सुंदर और भव्य हवेली उपहार में देता हूँ, जहां आप गरिमा के साथ अपना जीवन बिताएंगे। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। अंततः सत्य और बेबसी की जीत हो गई। फिर राजकुमार आदित्य पूरे समाज और गांव वालों के सामने बड़े ही आदर सम्मान के साथ सोनम से विवाह कर लेते हैं और खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगते हैं।